ठीक है, चलिए हेडिंग देते हैं आज हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अबाउट अ फिक्स एक्सिस। हेडिंग दीजिए। अबाउट अ फिक्स एक्सिस का अपना मीनिंग है, ये ध्यान रखिएगा। हेडिंग दीजिए इसको। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिक्स एक्सिस होने से ओमेगा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, और यदि एक्सिस फिक्स है तो ओमेगा का डायरेक्शन भी फिक्स है। अब यहां देखिए, सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लिख ली हेडिंग। देखिए, अब लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। फिर से उसी तरह हम लोग कल जैसे एक रिजिड बॉडी लिए थे, आर्बिट्री शेप का, हम लोग फिर से एक रिजिड बॉडी आर्बिट्री शेप का ले रहे हैं। ठीक है, एक्सिस हम ये मान के चल रहे हैं। फिर से मान लीजिए कि उसका कोई भी एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन फॉलो करने के लिए पार्टिकल का एक फिक्स्ड डिस्टेंस कह लीजिए होना चाहिए किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो फिक्स डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से हम ये ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम सी पॉइंट मान रहे हैं। यहां पर उसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, वो पॉइंट होगा। ठीक है, यहां पर काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लोग फॉलो करेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में देखे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन में काइनेमेटिक इक्वेशन याद है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन प्लस 2as, और एक था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये काइनेमेटिक इक्वेशन है किसका? फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। लेकिन चूंकि ये रोटेशन की बात हो रही है, तो रोटेशन मोशन में थोड़ा चेंजेस आएगा। लेकिन जो हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं, यदि वो याद हो तो आप हमको बता सकते हैं क्या कि v की जगह पर क्या होगा सर्कुलर मोशन में, और u की जगह पर ओमेगा नॉट, a की जगह पर क्या होगा अल्फा, t तो t ही रहेगा, s की जगह पर क्या होगा थीटा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ठीक है, क्योंकि थीटा जो है वो पोजीशन बता रहा है, और यदि थीटा में चेंज आ रहा है तो वही हमारा s है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन में चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में मिलेगा। ठीक है, तो अब यही चीज को हम यहां यूज करने वाले हैं रोटेशन के केस में, और ऐसा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि रोटेशन मोशन में जितने भी पार्टिकल हैं उस रिजिड बॉडी के, वो सारा पार्टिकल एक फिक्स रेडियस पे होगा और सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, और उसकी खासियत यह है कि जो ये सर्कुलर मोशन होगा उसमें उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा सारे पार्टिकल का। मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल हम एज्यूम करेंगे तो उसका रेडियस इससे ज्यादा होगा, लेकिन एंगुलर स्पीड उसका सेम होगा। और हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r परपेंडिकुलर, ये पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो रेडियस जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर रेडियस क्या होगा, ये सेंटर से जो दूरी है वो, इसी को हम r परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यदि ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये वैल्यू घटेगा तो ये घटेगा। इसका मतलब जो रेडियस दूर होगा उसका एंगुलर स्पीड, जो उसका टेंजेंशियल स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड सेम है। और जिसका रेडियस कम होगा उसका टेंजेंशियल स्पीड भी कम होगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। अब थोड़ा देर के लिए मान ले हम ऐसा सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन मान ले कि इनिशियली पार्टिकल इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन को P बोल रहे हैं, और ये t बराबर 0 पर है, और यहां थीटा नॉट उसका एंगुलर पोजीशन पहले से है। ठीक है,
वो t बराबर 0 पर p पॉइंट पर है। कुछ देर के बाद इसका रेडियस को आप r मान लीजिए, कुछ देर के बाद वो पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया, ये पोजीशन उसका p1 कह लीजिए, और यहां टाइम t बराबर t लगा, और यहां से जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, तो हमारा यहां पर जो डेल्टा थीटा होगा, डेल्टा थीटा बराबर होगा थीटा माइनस थीटा नॉट, होगा ऐसा। इसको यदि हम अभी इसको टॉप से देखें, अभी हम फ्रंट से देख रहे हैं, ये इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं जेड एक्सिस, और यहां से इस तरफ से आएगा तो वो हो जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मान रहे हैं। अब हम यदि टॉप से देखेंगे तो जेड एक्सिस एक पॉइंट नजर आएगा, तो फ्रॉम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेंटर पॉइंट ये हो गया जिस पॉइंट को हम सी बोल रहे हैं, और यही उसका जेड एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस, होगा ऐसा। ये होगा एक्स डैश और ये होगा वाई डैश। टॉप से देखने पर, इसको टॉप से देखने पर ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट सी है, टॉप से देखने पर जेड एक्सिस सिर्फ एक पॉइंट नजर आएगा, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हो रहा है यहां पर, ये सिचुएशन हो रहा है, इस पॉइंट को हम P बोल रहे हैं जब t बराबर 0 है, और इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं P1 जब t बराबर t टाइम है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में जो डेल्टा t लगा, दैट इज इक्वल टू t माइनस 0 बराबर t, ठीक है। और यहां पर ये एंगल है थीटा नॉट, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल डेल्टा थीटा जिसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा माइनस थीटा नॉट। हमने इसको फ्रंट से दिखाया, उसको टॉप से दिखाया, ठीक है। अब यहां पर हम कह सकते हैं थीटा नॉट इनिशियल एंगुलर पोजीशन कह सकते हैं, उसके बाद थीटा फाइनल एट t बराबर 0, फाइनल एंगुलर पोजीशन कब, एट t बराबर t टाइम पर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ओमेगा क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, तो थीटा अपॉन t होगा, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। अब चूंकि एक नोट पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, नोट पॉइंट क्या कहता है, सिंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, वो क्या है, फिक्स है, देन वी कैन टेक ओमेगा एज ओमेगा। इसमें अंतर समझ पा रहे हैं, बुक में इसको अलग तरीके से लिखा है, आप यहां समझ लीजिए कि यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स एक्सिस है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है। अब एंगुलर स्पीड उसका जो भी है ओमेगा, वो फिक्स मानते हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, थ्रू आउट रोटेशन मोशन। वो चेंज हो भी सकता है, लेकिन यदि मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं टॉप का, लट्टू का हम एग्जांपल लेते हैं, लट्टू जब आप उसको पहले स्टेट में पहला स्टार्ट आप उसको देते हैं तो उसमें स्पीड उसका बहुत मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। धीरे धीरे कांटेक्ट में ग्राउंड के होने के कारण फ्रिक्शन डेवलप करता है, जो कि उसके रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन। मान लीजिए टॉप से देखने पर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फ्रिक्शन क्लॉकवाइज लगेगा उस पर। अब फ्रिक्शन एक तरह का टॉर्क का काम करेगा, जिस कारण से उसका एंगुलर स्पीड डाउन होगा, तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज करेगा, तो वो केस हो जाएगा जिसमें हम लोग कहेंगे कि एक्सिस तो कांस्टेंट है, एक्सिस का फिक्स है, लेकिन उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, एंगुलर स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो वो प्योर रोटेशन केस नहीं बनेगा। फिर प्योर रोटेशन में क्या कहेंगे कि उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे घटते स्पीड उसका 0 हो जाएगा, तब तो वो स्टेशनरी हो जाएगा। दोनों केस में, पहला ट्रांसलेशन मोशन में भी और दूसरा रोटेशन में भी। तो अब हम उसको नहीं कहेंगे कि ये प्योर रोटेशन का केस है। प्योर रोटेशन का वो केस है जिसमें कि उसका एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मेंटेन रहे। इसका कोई एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम जो घड़ी यूज करते हैं उसके अंदर में गियर्स होते हैं, ठीक है, बड़ा घड़ी आप देखेंगे, या फिर ऐसा मैनुअल जो घड़ी होता है जिसमें चाबी लगाया जाता है, देखा है आप लोगों ने,
उसमें अंदर छोटे छोटे गियर्स होते हैं, एक गियर दूसरे से कनेक्टेड होता है, सेकंड का अलग गियर होता है, मिनट का अलग गियर होता है, आवर का अलग गियर होता है, और वो फिक्स एंगुलर स्पीड से घूमता है, तभी तो 60 मिनट के बाद 1 आवर होगा। यदि उसका स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, तो मान लीजिए घट गया, स्पीड घट गया, तो देर से 1 घंटा होगा। मान लीजिए 1 घंटा 20 मिनट हो गया, तब जाकर 1 घंटा हुआ। और यदि स्पीड बढ़ जाए तो 40 मिनट में ही 1 घंटा हो जाएगा। बात समझ पाए? तो चूंकि वो एक फिक्स्ड एंगुलर स्पीड से घूमता है, इसीलिए हर एक 60 मिनट पे 1 आवर कवर करता है, या कह लीजिए हर एक 60 सेकेंड पर 1 मिनट कवर करता है, क्योंकि वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा होता है। हालांकि स्लो होता है, लेकिन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा होता है। समझ गए इस बात को? तो उसको हम लोग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का एग्जांपल कह सकते हैं, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। यहां पर वही चीज हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर हम फिक्स एक्सिस भी मान रहे हैं, और ओमेगा को भी हम थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट मान रहे हैं। यदि ओमेगा चेंज करेगा तो क्या चेंजेस आएंगे? तो जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां पर v ओमेगा हो गया जो कि t टाइम पर नजर आएगा, और ये हो गया ओमेगा नॉट जो कि t बराबर 0 पे नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें चेंज करेंगी, तो जब हम ये देखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस, तो उसमें ओमेगा कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, तो वो प्योर रोटेशन का केस नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन एक्सिस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो इसीलिए हम ओमेगा से, ओमेगा एरो से हम ओमेगा पे आ गए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर स्पीड हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आइए, तो यहां पर ओमेगा आया, और इसी से मतलब एक्सिस फिक्स है, एक्सिस फिक्स है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। समझ गए? तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमको पता है कि हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ चुके हैं उसकी जगह पर, तो हम ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पहला इक्वेशन। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या पढ़े थे? ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आया था? अल्फा, तो यहां पर हम थीटा माइनस थीटा नॉट लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक और कौन सा है? ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस अल्फा, हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस फॉलो होंगे, और ये तीनों इक्वेशन फॉलो कब होंगे? ध्यान रखिएगा, जब अल्फा क्या रहेगा? अल्फा कांस्टेंट रहेगा। अल्फा कांस्टेंट कब रहेगा? जब ओमेगा एक कांस्टेंट रेट से चेंज करेगा। ठीक है, या तो एक कांस्टेंट रेट से वो टॉप डिक्रीज करे अपने स्पीड को, या इंक्रीज करे, उस केस में हम ये काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों इक्वेशंस आप लगा सकते हैं। अब ध्यान से एक बात और समझना है इसमें, कि ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, ये रिजिड बॉडी पे लगेगा या उसके इंडिविजुअल पार्टिकल पर लगेगा? इंडिविजुअल पार्टिकल पे लगेगा। समझ गए? और कंबाइंड जो बॉडी है उसके लिए हम सिंपली रोटेशन का, जो हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस में, काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है? हाफ आई एम, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया उस कंप्लीट रिजिड बॉडी का, ना ही इंडिविजुअल पार्टिकल का। ओमेगा क्या हो गया? उस कंप्लीट रिजिड बॉडी का एंगुलर स्पीड, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको जस्ट राइट डाउन करिए, और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पर। सारे कॉन्सेप्ट यहां सर्कुलर मोशन के यूज हो रहे हैं।
डाटा मैच करा लीजिए। ओमेगा नॉट दिया है आपको, ओमेगा दिया है 16 सेकंड में, अल्फा निकालना है, कोशिश करिए। आरपीएम को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन पर मिनट। तो एक रेवोल्यूशन करने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई। और पर मिनट है तो सेकंड में लाना होगा, तो डिवाइड डिवाइड 60 कर देंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 पाई/60, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये किस में आ गया? रेडियन पर सेकंड में। क्लियर है ये चीज? आरपीएम को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो ये आएगा। करके बताइए वैल्यू क्या आ रहा है। सॉल्व कर बताइए तो। 1/104 का स्क्वायर क्या होगा? वन हंड्रेड फोर का स्क्वायर क्या होगा बताइए तो। 10,000, 10,816।
और इसका 40 का तो होगा 1600 ना। हाँ, माइनस करके कितना आ रहा है देखिए, कल ये सॉल्व करके इसको बताओ। यार आंसर क्या है, मैच कराइए तो। उफ, कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं। देखिए इसका स्क्वायर ठीक है कि नहीं। आंसर ये आना चाहिए 1152। ठीक है, 1152 पाई आ रहा है। हाँ ठीक है, ये तो सही है। हाँ इतना सही है। और यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालिए तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो आप समझिए यहाँ पर 2 मिनट। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, तो यदि हम इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाएगा। आ? तो बराबर थीटा बाई 2 पाई, तो कितना है 1152 पाई बाई 2 पाई, और ये कितना आएगा 515 कितना आ जाएगा 7, और ये 126 इतना आएगा, ये होगा 576 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। समझ पाए इस बात को। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन करिए, इसको जिनको लिखना है लिख लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए। एक 58 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आप लोग मॉड्यूल में 58 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं उसी से रिलेटेड है वो। करिए तो 58 नंबर। इसमें भी हम लोग फिक्स एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस, हेडिंग दीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपको ये 12th में भी काम आएगा, बहुत सारी जगह पर काम आएगा ये। अच्छे से और ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। डायनेमिक्स होगा तो मतलब रोटेशन में हम टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक रिजिड बॉडी, फिर उसी तरह लेंगे सेम सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये है, और एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है इसका कोई पार्टिकल,
कोई आर्बिट्री शेप, कोई आर्बिट्री पोजीशन पे हम पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल का चूंकि वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सेंटर पॉइंट ओ है, इसको फॉलो करते हुए सेंटर पॉइंट हम ले रहे हैं सी, ठीक है, और ये पॉइंट को मान ले रहे हैं पी पॉइंट। ध्यान से समझिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, तो इसको हम लोग जेड एक्सिस ले सकते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करके हम ये एक्स एक्सिस ले सकते हैं, ठीक है। और यहां इससे पास करता हुआ ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें आप समझना ये है कि अब यहां फोर्स इंगेज होगा। फोर्स इंगेज होगा तो क्या होगा कि मान लीजिए कि इनिशियली यहां पर था पार्टिकल, इस पॉइंट को ना लेकर के थोड़ा हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने पी कह दिया, टी बराबर 0 पर, ठीक है। तो ये वो पोजीशन हुआ, ये एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, मतलब पार्टिकल इनिशियली टी बराबर 0 पर थीटा एंगल वो अचीव किए हुए हैं, ठीक है। उसका एंगुलर पोजीशन हम कह सकते हैं कि थीटा है। हालांकि एंगुलर पोजीशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए हमको वेक्टर बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि यहां से छोटा सा, बहुत ही छोटा फोर्स लगने के कारण, हम एक फोर्स दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फोर्स लगने के कारण वो डिस्प्लेस हुआ है, फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, ये एफ अमाउंट का फोर्स लगा। और अभी जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया वो क्या है, बता सकते हैं? अभी जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, ये उसका आर कैप है, मतलब पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। यहां से फोर्स लगने के कारण छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हुआ है, ठीक है। तो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम यदि इसको ऐसे दिखाएं तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा डीएस कैप को। डीएस कैप क्या है, पहले हम डीएस समझ लेते हैं। डीएस स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट covered by particle in time dt। समझ पाए इस बात को? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं, हम बताते हैं, चुपचाप घर जाकर रट के आ जाता है, ठीक है। इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? ये प्रकार विद्वान कुछ है नहीं, घर जाता है रटकर, बस हम लोग करने लगेंगे, इससे आगे हो जाएंगे। नहीं समझे? नहीं समझ में आने पर ऐसी बातें मन में आती होंगी, ठीक है। समझ लीजिए यहां, अब ये छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दिखाएंगे हम अभी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पी से पी नॉट के लिए, मान लीजिए पी से पी नॉट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई बता सकता है क्या होगा? डी थीटा। छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पी से पी डॉट के लिए। अब चूंकि इतना सा छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो टाइम 10,000 घंटा तो लगेगा नहीं, कितना लगेंगे? 0.0001 सेकेंड। जब 0.001 रेडियंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम लगेगा 0.001 सेकेंड लगेगा, लगेगा ना, ठीक है। तो हम उसकी ही बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंटल टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम d2 dt and small angular displacement made at its center इसको एक ही चीज में हम ऐड करना चाह रहे थे, इज डी थीटा।
ये पूरा स्टेटमेंट का समझना है, ठीक है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब पार्टिकल P से P डैश पे गया, या फिर हमने P नॉट जो लिया है, मान लीजिए पार्टिकल P से P नॉट पे गया, तो चूंकि फोर्स लगा उस पर, F अमाउंट का फोर्स लगा, जिस कारण से स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो, और वो P से P नॉट चला गया, तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हुआ, और P से P नॉट जाने में टाइम कितना लगा, dt, और उसी से उसका जो टेंजेंशियल या कह लीजिए स्मॉल स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो ds हुआ, ठीक है। अब इसको यदि हम टॉप व्यू में देखें, यदि हम टॉप व्यू में देखें तो हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। बुक में दिया नहीं है, खास आपके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात की गहराई को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बुक में दिया नहीं है तो ऐसा मत समझिएगा रट क्या है, क्योंकि बुक में दिया ही नहीं है। एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, आज जाकर के खोलिएगा, सबसे पहले उस पर लगा धूल को साफ कीजिएगा कपड़े से, और उसके जो नया किताब लेते हैं तो महक आता है नया किताब का, उसको महसूस कीजिएगा। वो बताएगा कि तुमने कई दिनों से मुझे नहीं खोला है, ठीक है। समझ गए, लाए थे और मुझे जोश में लेके आ गए लेकिन मुझे भूल गए, इस टाइप की फिलॉसफी आएगी। कुछ लोग तो हैं कि वो लाए भी नहीं होंगे। एनसीईआरटी किताब कितने लोगों के पास नहीं है? 11th का फिजिक्स पार्ट 1 अंग्रेजी मीडियम। एक विद्यार्थी ले आया हिंदी में, सर त्रिज्या, हम बोले ये जो एंगल सस्टेन्ड होता है ना, उसको त्रिज्या बोलता है, वो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। गोल पिंड, पार्टिकल को गोल पिंड बोले कब से कर रहे हो? सर बचपन से। उसको ठीक करो। नहीं ठीक तो है सर, इसको ट्रांसलेट करना है। बोले हाँ, इसीलिए हम हमेशा इस बात को कहते हैं। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि जब भी बोलेंगे एनसीईआरटी बुक, जरूर लास्ट में हम इंग्लिश मीडियम लगाएंगे। समझ गए? सबके पास है? तुम्हारे पास है? कल लेके आओगे? हाँ, उसको नाम अपना लिख देना, दूसरा काट करके, ठीक है। एक विद्यार्थी आया 20 के बैच में, एक विद्यार्थी लेके आया, बोला कि सर ये बुक लिखिए देखिए, और उसमें उसके सिस्टर का नाम लिखा हुआ था। हम बोले तुम ये तो, हाँ दीदी वाला ही बुक हम फॉलो कर रहे हैं सर। दीदी क्या कर रही है? होम साइंस ले रही है और आरकेटी में पढ़ रही है। तुमको भी यही काम करना है? नहीं तो समझ गए? हमारे जानकारी में लॉ बहुत अच्छा चीज है, लॉ बहुत अच्छी चीज है, लॉ करना चाहिए। लॉ का नॉलेज यदि किसी को अच्छा है तो उसको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन हमारे जनरलिस्ट डे टू डे लाइफ में, सोसाइटी में जो लोग लॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं? कुछ नहीं कर रहा है, कहते हैं ना? नहीं कहते हैं? अच्छा, हम डे टू डे लाइफ में हम लोग में कोई कहता है कि जो नहीं पढ़ने वाला है वो क्या लेता है? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या लेता है? वो सब जानते हैं, है ना? ये जनरल परसेप्शन है कि नहीं? हाँ, भले ही आप लोग भी उसी में से एक हैं, नहीं समझे? सबकी बातें नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग दिल पे ले लें इसको, कुछ लोग दिल पे ना लें। कुछ लोग दिल पे ले लीजिए दिल पर। आप कुछ नहीं कर रहे हैं सर। इतना ऐसे बोलेगा ईगो हर्ट हो जा रहा है। ईगो हर्ट नहीं हो रहा है। कल का पढ़ाया टॉपिक याद नहीं है तो हम क्या कहेंगे? आइए, तो एनसीईआरटी बुक कल देखिएगा, आज ही देख लीजिएगा शाम को जाकर के। तो उसमें ये वाला डायग्राम नहीं होगा, हम अपने तरफ से बना दे रहे हैं समझने के लिए, कोई इशू नहीं है। आइए देखिए, यहां पर सर्कल पाथ नजर आ रहा है ना? ये पॉइंट सी हो गया। ये कौन सा एक्सेस होगा, वाई या जेड? हाँ, ये टॉप व्यू देख रहे हैं, वाई होगा, ये एक्स होगा, और यहीं कहीं जेड होगा, ठीक है। तो अभी पार्टिकल इस पोजीशन पे है जिसको हम लोग पी पॉइंट कह रहे हैं, और ये थीटा एंगल सस्टेन हो रहा है, फिर यहां चला गया, तो इस पॉइंट को हम P1 बोल दिए, बोले ना, इसको P0 बोल दिए मान लीजिए। तो यहां P0 दिखा रहे हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा छोटा है, इस पोजीशन को हम P0 दिखा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पर,
अब यहां पर फोर्स लगा, ये तो उसका एक्सिस है, पोजीशन वेक्टर है ये तो आर कैप होगा जो हम वहां दिखाए हैं, और ये कब पोजीशन है, टी बराबर 0 पर, और ये पोजीशन कब है, टी बराबर टी टाइम पर, सॉरी dt टाइम पर होगा ये। ठीक है, तो अब इस पोजीशन पे यहां से जब उसको हम एक टेंजेंट फोर्स लगा यहां इस तरफ, ये लगा फोर्स F, और यहां पर उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, इसको हम ds वेक्टर ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही है, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतना, उतना डिस्प्लेसमेंट ds हुआ है, और यहां पर हम दिखाने के लिए ds कैप दिखा दिए हैं, और यहां ds वेक्टर लिए हैं। समझ गए इस बात को? और ये एंगल कितना है, d थीटा। ठीक है, p नॉट, समझ गए? और यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा, dt टाइम लगा। समझ गए? टॉप व्यू से देखने पर ऐसा दिखेगा। क्लियर है? एक्सिस फिक्स है, और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो हम बात करेंगे, बात को ध्यान समझिएगा, एक्सिस फिक्स है और बॉडी रोटेट कर रहा है, कंप्लीट रोटेशन में है, ट्रांसलेशन उसका है ही नहीं। बॉडी अपने पोजीशन पर रुका हुआ है और अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है। ये कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो ये कंडीशन बुक में दिया हुआ है, आपको उस चीज को पढ़ना चाहते तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ये बात को खाली ध्यान रखिएगा, सिचुएशन क्या है कि ये रिजिड बॉडी अपने एक पोजीशन पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेशन कुछ नहीं कर रहा है, ना ही अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज मतलब बॉडी कहीं डिस्प्लेस होकर नहीं जा रहा है। जैसे टॉप है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, और कभी कभी वो ऐसे घूमता भी तो है, ऐसे घूमता है ना, चाहे इधर तो कहीं घूमता है कि नहीं घूमता है। तो यदि वो घूम गया तो वो डिस्प्लेस कर गया, तो डिस्प्लेस कर गया, वो सिचुएशन हम यहां नहीं ले रहे हैं। बॉडी अपनी एक्सिस पर ही रुका हुआ है, फिक्स है, और अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। समझ गए? अब अपने एक्सिस भी फिक्स है उसका, और उसका पोजीशन भी वहां फिक्स है। तो यहां पर यदि बॉडी का हाइट ऊपर होता तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन का आता, यदि बॉडी रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता, तो उसमें इलास्टिसिटी आता। दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी यहां होगा, या दोनों में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन होगा ही नहीं, जो था वो पहले से वही रह जाएगा। ठीक। दूसरा, बॉडी रिजिड है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नहीं, इस कारण से बॉडी का फिक्स होना, मतलब उसका रिजिड होना, ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं होगी। और एक और बच गया एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है, वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां चार्ज की बात ही नहीं है। 12th में जैसे ही इंटर करेंगे, पहले चार्ज के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अभी उसकी बात भी नहीं है। तो सिर्फ बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, सिर्फ जो भी वर्क हो रहा है इस फोर्स के कारण, जो फोर्स लग रहा है उसके कारण वर्क होगा कि नहीं होगा, वो जो भी वर्क होगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी को ना चेंज करते हुए वो टोटल वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और सिचुएशन को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, बॉडी अपने एक्सिस पर रुका हुआ है और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और ट्रांसलेशन 0 है उसका। इसका मतलब है कि बॉडी के पास जो भी एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, वो धूमधाम से पढ़े हैं ना। क्या होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? अरे ऐसे ठीक कर रहे हो, बैठे के बोलो सर, कुछ भी कर लीजिए, बोल तो पाएंगे नहीं, बैठे। अंकित, सारी उम्मीदें तुमसे लगी हैं, मेरी उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पा रहे हो तुम, स्लाइड करके उतर जाओ। बाप रे, अब मैं उम्मीद कुछ, मेरा उम्मीद इधर शिफ्ट हो गया है। आई ओमेगा स्क्वायर बाई, ठीक है, या उसको हाफ आई ओमेगा भी स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, कम से कम गर्ल्स डिपार्टमेंट का लाज रख लिया आपने। आइए, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, हम थोड़ा स्लो हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसलिए हम स्लो हैं, और कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर
यहां पर एंगल लेंगे हम, इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा और इस एंगल को हम लोग फाई मान लेते हैं। ठीक है, आपको देख के भी लग रहा होगा कि फाई और अल्फा को जोड़ेंगे, यदि टीचर का डायग्राम ठीक बना है, उसने जो दिल से बनाया है डायग्राम ठीक बना है, तो अल्फा और फाई मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। वेरी गुड। ऐसे भी एक हो गया रेडियल डायरेक्शन में, एक हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ही। ये हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर बेसिक सर्कल में पढ़े हैं। रेडियल डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री पे होता है, पढ़े है ना? ठीक। तो अब यहां पर फाई और अल्फा हुआ, तो एफ जो फोर्स लगा और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। हमको कंडीशन ध्यान में रखना है कि बॉडी जो है प्योर रोटेशन में है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ वो अपने, उसके पास जो भी एनर्जी है, जो भी उसके वर्क के कारण एनर्जी आएगा, उसके रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा ही नहीं। तो नाउ बहुत बहुत ही जिम्मेदारी से लिख रहे हैं। सोचिए न्यूटन साहब ने जब पहली बार लिखा होगा तो कितनी जिम्मेदारी से लिखा होगा, मतलब उसी उतना ही डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है। ठीक है, शिद्दत वही है। न्यूटन साहब ने कितना, उनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, कितनी खुशी हुई होगी उनको लिखते समय ये चीज को। तो लिख रहे हैं नाउ स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, तो डी डब्ल्यू लिखेंगे, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, इसको ओमेगा मत पढ़ लीजिएगा, छोटा सा वर्क हुआ क्योंकि फोर्स लगकर डिस्प्लेसमेंट हुआ। याद है वर्क का वो कॉन्सेप्ट याद कीजिए उस दिन को, कि वर्क कैसे डिफाइंड हुआ था, बॉडी पे लगा फोर्स और उनके बीच का एंगल कितना नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स कॉस थीटा है, तो 90 डिग्री हम वहां पुट कर देंगे तो कॉस 90 कितना होगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क जीरो मिलेगा। तो यहां पर हमको भी ध्यान रखना है, तो क्या लिखें, डी डब्ल्यू। अब आइए यहां पर, कितना वर्क कितना हुआ है, छोटा, बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा। ठीक है, उस पर ध्यान देना है। एक छोटा है कि वर्क हुआ 2 जूल, 0.0001 जूल, ये हुआ वर्क। क्यों? कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, तो आइए एफ, कुछ लोग गुस्सा के देख रहा है इधर से अपने तो खुश होकर पढ़ाता है, आपसे पूछता वो धमका करे ठीक है, ये लिख सकते हैं। सोचिए न्यूटन साहब ने कितना गर्व से लिखा होगा ये बात, छोटा नहीं, हाँ, ये फीलिंग आनी चाहिए उसको लिखते समय, क्योंकि विस्थापन बहुत छोटा हुआ है, इसलिए कार्य भी, है ना, कोई हो सकता है हमारे हिंदी सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तो उनके लिए वो कमेंट करेंगे हम लोग को। तो डीएस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए चूंकि वर्क भी हमको बहुत छोटा सा मिलेगा, डी डब्ल्यू। इसके ऊपर एरो क्यों नहीं दिए, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर के बीच में, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट स्केलर देता है। ये सारा चीज हम लोग कहां कहां पढ़े हैं और सब जगह यूज हो रहा है, सोचिए। और ऐसा ही हमको 12th में यूज करना है। बस यहां पर 12th में क्या होगा, ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क हो जाएगा। यदि मैग्नेट के कारण लगा तो मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो वहां मैग्नेटिक वर्क डन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही यूज करना है, और इसको समझने के लिए हमको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, और साथ साथ स्ट्रेट लाइन मोशन का या फिर जो बेसिक काइनेमेटिक्स है उसका नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं? सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। इसीलिए मैंने आज से 3000 साल पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में से फिजिक्स को चुना था। यही वो कारण है, सब एक दूसरे से डॉट्स जुड़ा हुआ है, तब पढ़ने में मजा आता है। एक पढ़िए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है कि नहीं? और यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में बहुत मजा आएगा,
और जब इंजीनियरिंग के आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, अपने कोर सब्जेक्ट में जाएंगे, तो उस कोर सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे। और जो हम फील किए हैं वो ये हम मानते हैं, जो हम फील किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना मतलब भगवान से भेंट कर लेना। मैंने सही मायने में उसको फील किया तो मेरा रोआ रोआ खुश हो गया, लगा कि मैंने क्या चीज सीखा है, समझे। और उसका बहुत छोटा सा एग्जांपल कभी एक समय आएगा तो हम आपको बताएंगे, समझ गए। और तब आपको महसूस होगा कि क्या है वो इंजीनियरिंग, समझ गए। तब आपको क्लियर वो चीजें क्लियर होंगी। आप कुछ दिन में मेट्रो बनेगा, आप देखिएगा, मेट्रो पे चलिएगा, सिविल प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको उसमें नजर आएगा, ठीक है। जब भी कहीं टनल बनता है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी यूज होता है। टनल में कितना लोड आएगा, इंपैक्ट लोड क्या रहेगा, उसका फ्लक्चुएटिंग लोड क्या रहेगा, वो सारा चीज। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। एक रॉड है, पतला सा एकदम पतला रॉड है, जिससे कि तार बांधते हैं हम लोग। उसको पकड़ कैसे खींचिए, नहीं खींचाएगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। लेकिन उसको पकड़ के ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, टूट जाएगा। इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन लोड। इसके लिए डिजाइन किया जाता है उसमें, समझ गए। उस पे नहीं टूटना चाहिए, इस पे तो नहीं टूटेगा, तो तय है, लेकिन उस पे भी नहीं टूटना चाहिए। फ्लक्चुएशन लोड मतलब अचानक ट्रेन आई, कोचेस आए, चले गए, तो फ्लक्चुएशन लोड है। कोच आया तो लोड बढ़ा, फिर घट गया, फिर कभी स्पीड कम रहेगा तो लोड कम रहेगा, तो फ्लक्चुएशन लोड रहेगा। तो जो ट्रैक है ना वो ऐसे से हिलेगा, तो वहां फ्लक्चुएशन आएगा ऐसे। आप कभी पुल पे जाइएगा ना तो दो दो जिसका दो स्लैब होता है ना, उसके बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। एक तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण छोड़ा जाता है, और दूसरा कि एक जो वाइब्रेशन हो रहा है वो दूसरे को ट्रांसफर ना कर दे, वहीं पर ब्लॉक कर दे उसको, उसके लिए भी छोड़ा जाता है। इसलिए आप जब चढ़िएगा ना फ्लाईओवर पर, तो दो फ्लैप के बीच में गैप रहता है, तो ढक से आवाज करेगा आपका गाड़ी, फिर आगे में आवाज करेगा, एक रेगुलर इंटरवल पे आवाज करेगा। और यही ट्रेन में करता है। तो ट्रेन में करता है तो दो ट्रैक होता है, जैसे यहां से यहां ट्रैक है और फिर यहां एक ट्रैक है। थर्मल एक्सपेंशन के कारण दोनों गैप दिया गया। कोच यहां पर है, ये कोच है, इसमें खिड़की है ऐसे, तो दो व्हील यहां पर है, दो व्हील यहां पर है। यहां पटरी में बीच में गैप है, क्यों? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा तो कवर करना है उसको, गैप नहीं देगा तो थर्मल एक्सपेंशन होगा तो जो पटरी है उसका जो साइड है वो टिल्ट हो जाएगा। ठंड के दिन में गैप ज्यादा होगा, गर्मी के दिन में गैप जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो व्हील है और यहां दो व्हील है, कोच का है ना, और इसके पीछे भी कोच है। तो ये दो व्हील इसमें टकराएगा, तो गैप में टकराएगा तो आवाज करेगा। तो कैसे आवाज करेगा? ठटक। फिर यहां करेगा ठटक। तो कैसे करेगा? ठटक 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 ठटक। करता है ना। तो इनके बीच का जो गैप है ना वही थोड़ा सा रुकता है, क्योंकि ये नजदीक है, ये दोनों नजदीक है। ये तो पूरा का पूरा, ये जो दो व्हील है ना, इधर पीछे भी दो व्हील है, उस कंबाइंड सिस्टम को बॉगी बोलते हैं हम लोग। बॉगी, इसको बॉगी नहीं बोलते, कोच, इसको कोच बोलते हैं। तो ये बॉगी है ना, बॉगी जब इस गैप में जाएगा ना, तो चूंकि ये दोनों नजदीक है, तो दोनों का नजदीक होगा तो जल्दी से आवाज होगा, ठटक ठटक करेगा, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा गैप आएगा, मतलब 0.01 सेकंड का गैप आएगा, फिर ये पोजीशन यहां आ जाएगा इसका, तो ये आवाज करेगा। इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली आपको आवाज सुनाई देगा। कभी महसूस किए हैं? बस उसके पीछे का यही कारण है, समझ गए। चलिए अब मेन स्ट्रीम पे आते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ डी एस, और सॉरी डी एस, और यहां पर क्या लिखेंगे बताइए? कॉस अल्फा या कॉस फाई? कॉस फाई लिखेंगे, ठीक है। क्या हम ऐसा इसको देखकर लिख सकते हैं क्या? एफ कॉस फाई इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा लिख सकते हैं क्या? बताइए, यदि वेक्टर का रेजोल्यूशन पता है, लिख सकते हैं ऐसा? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको ठीक से लिख देते हैं। एफ कॉस फाई इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। दिस इंप्लाइज एफ कैंसिल आउट होगा, तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा?
साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ऐसा लिख सकते हैं क्या, ds इज इक्वल टू आर डी थीटा, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं? क्लियर है? कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। क्लियर है? नहीं है तो बोलो, हम नहीं है तो बोलिए, नहीं तो हम बोलेंगे। क्लियर है? इधर तो क्लियर है, इनके चेहरे से लग रहा है। आप लोग के चेहरे से क्या लग रहा है? हाँ, ये लोग का क्लियर है तो मेरा भी क्लियर ही होगा। चेक कर लो, कोई जरूरी नहीं है। चलिए, ऐसा होगा। इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 का वैल्यू उसमें पुट करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना? तो ds, सॉरी, अब ये भी लिखना जरूरी है ताकि आप लोग को सीक्वेंस में समझ में आए। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 and 4 इन 1, तो हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, बोलिए, एफ डीएस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। ठीक है, साइन अल्फा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, एफ डी थीटा इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके हम ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, बताइएगा, एफ आर साइन अल्फा इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ऐसे? अच्छा, तो ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिए, ये क्या है। टॉर्क है ना, तो यहां टाउ लिख सकते हैं ना इसकी जगह पर। तो यहां डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको एक चीज ये समझना है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डी थीटा हो गया, ये स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, एफ, वो है ये। ठीक है, और यदि पूरा का पूरा हम देखेंगे तो एक रोटेशन मान लीजिए कर गया, या फिर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन आया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो उतना वर्क निकलेगा। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यदि हम यहां पर कहें पावर P बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, मतलब स्मॉल एलिमेंटल वर्क स्मॉल एलिमेंटल टाइम में। तो यदि हम ये लिखें तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो यहां टाउ डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पावर P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, और यहां इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, ये पावर हो गया। ठीक है, ये एक अलग इक्वेशन बना, इसको इक्वेशन नंबर 4 था, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था कि जो भी अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जो भी उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया गया वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो यहां पर लॉ, इसका जो नी लॉ कहता है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन is completely converted into rotational kinetic energy।
तो यदि ऐसा है तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू टॉ इंटू ओमेगा बराबर हाफ आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो इसमें भी हमको यहां पर डी अपॉन डी टी करना पड़ेगा, करना होगा ना, कन्वर्टेड इनटू रेट ऑफ, लिखना भूल गए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से टाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 आई, तो यहां आ जाएगा डी अपॉन डी टी, किसका, ओमेगा स्क्वायर का। तो यहां टाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 आई और यहां 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऐसा कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, तो यही हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हुआ, टॉ बराबर क्या आया, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा। ये टर्म क्या होगा, अल्फा। तो यहां पे हम पुट करेंगे क्या, अल्फा। ये कुछ उसी तरह का है, सिमिलर टू किसके, हाँ याद है, हम लोग बोले थे कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूटन सेकंड लॉ का रोटेशनल एनालॉजी है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि F इक्वल टू ma, उसका ये रोटेशनल एनालॉजी है। मतलब यदि बॉडी पे टॉर्क लग रहा है तो वो बराबर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन के। जैसे बॉडी पे नेट फोर्स लगता है तो उसके मास और इसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिधर टॉर्क होगा एंगुलर एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा। समझ पाए इस बात को, क्लियर हुआ कि नहीं समझ पाए, इसको राइट डाउन कीजिए बढ़िया से, फिर पॉइंट्स लिखाते हैं। कहीं कोई डाउट हो मन में तो पूछ लीजिए। ये ओवरऑल आपका डायनेमिक्स समाप्त हो गया। टॉर्क लगने पर यदि किसी बॉडी पर हम टॉर्क लगाए, फोर्स लगा और चूंकि परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन है उसके पास, तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो टॉर्क एक फोर्स के कारण भी हो सकता है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस के कारण भी हो सकता है। जैसे एग्जैक्टली मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव एक्स में इस नेगेटिव एक्स में फोर्स लगा 10 न्यूटन का, और फिर एक दूसरा फोर्स लगा 10 न्यूटन का पॉजिटिव एक्स में, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में बॉडी पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, और उसके कारण बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में मेंटेन रहेगा। यदि मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा, रेस्ट है तो रेस्ट रहेगा। सेम यही चीज हम लोग के रोटेशन के केस में भी मिलेगा। मान लीजिए सपोज करें, टॉप व्यू से देखें हम इसको, तो इसमें ये जो फोर्स है हमेशा हम वो फोर्स को कंसिडर करेंगे। ध्यान सुनिए, हमें ये जो फोर्स लेना है ये वो फोर्स होगा जो हमेशा इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल यदि कोई फोर्स होगा तो वो बॉडी पर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए टॉप है अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ये जेड एक्सिस है, और टॉप अपने एक्सिस पे घूम रहा है, वो कहीं ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो ये सिचुएशन हो गया। अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस के पैरेलल यदि कोई फोर्स लग रहा है उस किसी भी पोजीशन पर, तो वो उसको रोटेट नहीं करा पाएगा। जो भी फोर्स लगेगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में लगेगा, वही फोर्स इसको रोटेट करा पाएगा। ये ध्यान में रखना है हमको। और परपेंडिकुलर कोई फोर्स है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल कोई फोर्स है, तो उस फोर्स को हमको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि उस फोर्स के कारण कोई भी टॉर्क नहीं होगा। और यहां पर जो भी हम ले रहे हैं नेट टॉर्क, वो टॉर्क है जो बॉडी को रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब दूसरी बात ये समझिए, टॉप व्यू देख रहे हैं, मान लीजिए कि एक फोर्स लगा इस तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा। एक फोर्स इसके इस ऊपर से लगा, मतलब उसी प्लेन में लगा लेकिन जस्ट अपोजिट लगा, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा। दोनों का नेट समेशन 0,
तो बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। उसी तरह जैसे कि एक कार है, उस पर नेगेटिव एक्स में 10 न्यूटन और पॉजिटिव एक्स में 10 न्यूटन लग रहा है, तो नेट इफेक्ट जीरो। तो उस केस में भी जब टॉर्क नेट टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। जैसे लीनियर मोशन में नेट फोर्स जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो होता था, और यदि बॉडी मोशन कर रहा है तो वो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है उसी को वो मेंटेन रखेगा। सेम यही चीज इसमें होगा। अच्छा, यहां पर अल्फा का जीरो होना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो चेंज कर नहीं रहा है, तो यहां पर अल्फा का जीरो होना यह बता रहा है कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और वो सिचुएशन वो होगा जिसमें बॉडी एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। उसको रोकना है तो आपको उसके मोशन के अगेंस्ट में एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। उसके स्पीड को बढ़ाना है तो जो उसका रोटेशन है, मान लीजिए टॉप से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है, और यदि टॉर्क उसका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो उसके स्पीड को बढ़ाएगा। ये सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट एक लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट इसमें। तो लिखिए लास्ट में, फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी, force applied on a rigid body which is responsible for producing which is responsible for producing which is responsible for producing net torque and rotation of the rigid body and rotation of the rigid body, that force must be perpendicular to the axis of rotation, perpendicular to the axis of rotation, full stop। आगे लिखिए, those forces which are parallel to axis of rotation, those forces which are parallel to axis of rotation, which are parallel to axis of rotation, which are parallel to axis of rotation, they do not contribute torque producing in rotation, they do not contribute torque producing in rotation. So these kind of forces which are parallel to these kind of forces which are parallel to rotational axis will not be considered. Which are parallel to rotational axis will not be considered. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, angular acceleration of the body represents the increment or decrement in angular speed of the rigid body. If full stop, if angular acceleration is zero, then body will rotate with constant angular speed. If alpha or angular acceleration is zero, then body will rotate with constant
angular speed where constant angular speed where its axis of rotation is already fixed, where its axis of rotation where its axis of rotation is already fixed, where its axis of rotation is already fixed. क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक का क्वेश्चंस भी कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस का रखेंगे